प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का। हम लोग पढ़ रहे हैं बीएससी थर्ड ईयर की न्यूक्लियर फिजिक्स और आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल हम करने जा रहे हैं और उस आर्टिकल का नाम ही मैं पहले लिख देता हूं, वो है साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन इस यूनिट का सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, मैं पहले वही बता देता हूं। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, व्हाट इज साइक्लोट्रॉन, राइट डाउन इट्स प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, थ्योरी एंड लिमिटेशंस ऑफ द साइक्लोट्रॉन। इससे पहले वाले लेक्चर में आपने लीनियर एक्सीलरेटर पढ़ा होगा। वो क्या करता है, वो चार्ज पार्टिकल की स्पीड को बढ़ाता है एक स्ट्रेट लाइन में। ये भी वही काम करता है, ये भी चार्ज पार्टिकल की गति को बढ़ाता है, उसकी काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज करता है, लेकिन ये स्ट्रेट लाइन में नहीं करता, ये कर्व पाथ में करता है। कैसे करता है एक बार देखेंगे, फिर वन बाय वन करके इजी स्टेप में हम इनकी जो तमाम बातें जो मैंने बताई हैं उनको लेंगे और एक ही बार में ये आपका जो आर्टिकल है तैयार हो जाएगा और 5 से लेकर के 8 नंबर तक आपके क्वेश्चन इसमें पूछे जा सकते हैं आपके एग्जाम्स में। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है या इसमें से कोई बात जरूर पूछी जाती है। चलिए पहले देख लेते हैं कि ये जो हमारा साइक्लोट्रॉन है ये होता कैसा है। यानी कि इसमें मैं आपको बेसिकली बताऊं, इसमें 2 डीज होती हैं, मेटल की होलो डीज होती है। आप ये कह सकते हैं एक स्फीयर लो और उसको डायगोनली कट कर दे और उन्हें कुछ गैप पर रख दे तो वो 2 डी का आकार ले लेती हैं। ठीक वही इसमें होती हैं, वही मैं लिख रहा हूं। प्यारे बच्चों, मेरे साथ साथ डायग्राम जरूर बनाते रहें और लिखते भी जाएं, आपके नोट्स प्रिपेयर हो जाएंगे यहां पर। और इस तरह से ये एक 2 मेटल डीज हैं जो कुछ गैप में रखी हुई है। इस मेटल डी को मैं D1 कह देता हूं और इसको मैं D2 कह रहा हूं। अब और देखिए कि इन डीज के अंदर हमें ये कुछ गैप में रखी हुई है प्यारे बच्चों, बहुत ही स्मॉल गैप है इनका। और इस गैप के अंदर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लगाना है ओसिलेटिंग, और उसके लिए हम यहां एक ओसिलेटर लगा रहे हैं। ये है हमारा वो ओसिलेटर, हाई फ्रीक्वेंसी ओसिलेटर है और ये हमने लगा दिया है यहां। ये देखिए हाई फ्रीक्वेंसी ओसिलेटर, ये ओसिलेटर, ये देखिए मैं ये वैसे बता रहा हूं, फिर हम कंस्ट्रक्शन करेंगे तो लिखेंगे भी। ये हाई फ्रीक्वेंसी ओसिलेटर है जो इन डीज के बीच में ओसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा। ये 2 मेटल डीज हैं। एक और चीज भी है, इन मेटल डीज के अंदर परपेंडिकुलर टू प्लेन एक मैग्नेटिक फील्ड भी लगाया हुआ है। एक तो ये चीज है। और प्यारे बच्चों देखिए यहां पर एक डिफ्लेक्टिंग प्लेट लगा दी गई है। ये देखिए ये एक डिफ्लेक्टिंग प्लेट है। इस डिफ्लेक्टिंग प्लेट पर जो फील्ड लगाया जाता है, चार्ज होती है, वो अपोजिट होती है उस चार्ज से जो जिसको हम स्पीड बढ़ाने वाले हैं जिस आयन की। और ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल विशेष तौर पर जैसे प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है या फिर अल्फा पार्टिकल्स हैं जो पॉजिटिवली हैवी चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, ये उनकी स्पीड को बढ़ाता है और उनकी काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज करता है। तो ये डिफ्लेक्टिंग प्लेट होती है और यहां पर जाकर के देखिए प्यारे बच्चों, वो टारगेट होता है जहां पर टारगेट न्यूक्लियाई रखी होती है और ये जो चार्ज पार्टिकल है वो यहां जाकर टकराता है। ये देखिए यहां पर सीधी सी बात है, ये ऐसे हो। और एक और ये जो चीज है हम साथ साथ लिखते भी जाते हैं, ये क्या है, डिफ्लेक्टिंग प्लेट। प्लेट और ये हमारा टारगेट है प्यारे बच्चों, टारगेट न्यूक्लियाई है जिस पर इसको टकराना होता है। और ये 2 मेटल की डीज हैं और ये सोर्स ऑफ चार्ज पार्टिकल है प्यारे बच्चे। यहां पर हम उस आयन को रखेंगे, उस पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को रखेंगे जिसकी स्पीड को हमें बढ़ाना है। ये
हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर है जैसे कि आप देख रहे हैं, और इस ये डीज के अंदर जो है ना मैग्नेटिक फील्ड लगाया हुआ है, और वो भी परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर। क्या समझ में आया आपको? डीज के अंदर क्या है? मैग्नेटिक फील्ड, और इस गैप में क्या है? ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है। ऑसिलेटिंग का मतलब होता है कि ये इसकी फ्रीक्वेंसी के हिसाब से बदलता रहता है, कभी ये पॉजिटिव कभी ये पॉजिटिव नेगेटिव, जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी चेंज होती है वैसे वैसे ये चीज होती है। तो चलिए प्यारे बच्चों, अब हम शुरू करते हैं हमारे क्वेश्चंस का आंसर देना। क्वेश्चन क्या था वो हमारे दिमाग में होना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट, व्हाट इज साइक्लोट्रॉन, राइट डाउन इट्स प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, थ्योरी एंड फिर लिमिटेशंस ऑफ द साइक्लोट्रॉन, और फिर हम ये भी देखेंगे कि उन लिमिटेशंस को हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन कि एक्चुअली ये होता क्या है, मैं आपको बताऊं। ये किसी चार्ज पार्टिकल की गति को, या यूं कहिए कि काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाने का एक डिवाइस है, या यूं कहिए जैसे एक बंदूक आपने देखी होगी, वो बुलेट एक्सेलरेटर है। वो क्या करती है? उस बुलेट की काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज करती है, तो हम उसे बुलेट एक्सेलरेटर कह सकते हैं। और ये क्या है? ये काइनेटिक एनर्जी बढ़ाता है किसकी? हमारे पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल की। तो चलिए सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि ये है क्या? इट इज दी एस चार्ज पार्टिकल accelerator. It is used to accelerate the positively charged particles such as a proton, deuteron, alpha particle, etc. It is used to increase the velocity and kinetic energy. Velocity बढ़ेगी तो kinetic energy बढ़ेगी. Kinetic energy of positively charged particle. Such as proton. जैसे हम बात करें प्रोटॉन की, देखिए लिखना आना चाहिए, समझना आना चाहिए। प्रोटॉन है, ड्यूट्रॉन है, अल्फा पार्टिकल्स हैं, ये सभी हैवी चार्ज पार्टिकल्स हैं। इनकी स्पीड को बढ़ाने का काम करता है हमारा साइक्लोट्रॉन। ये तो हो गया कि भाई ये होता क्या है। कोई आपसे पूछे भी सर बताइए ये साइक्लोट्रॉन होता है, तो आप ऐसे ही कहेंगे कि इट इज द चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेटर। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग देखेंगे कि ये किस सिद्धांत पर काम करता है। व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ द साइक्लोट्रॉन। अलग से भी पूछ सकते हैं कि राइट डाउन द प्रिंसिपल ऑफ द साइक्लोट्रॉन, तो क्या लिखेंगे? देखिए प्यारे बच्चे, ये दो बातों पर डिपेंड कर रहा है। दो कौन कौन सी बातें हैं? पहली बात तो देखिए मैं आपको बताऊं, आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा है मूविंग ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड। वो हमने आपको पढ़ाया था कि जब कोई चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एंटर करता है तो वो सर्कुलर पाथ में मूव करना शुरू कर देता है। पहला पॉइंट यही है। दूसरा पॉइंट यह है कि जब किसी चार्ज पार्टिकल के सामने अपोजिट पोलरिटी का इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाता है तो वो चार्ज पार्टिकल उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है, उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती है, उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। यही दो पॉइंट्स हैं और वो दोनों मैं लिख देता हूं, और यही प्रिंसिपल भी है। पहला तो क्या बताया मैंने कि व्हेन ए चार्ज पार्टिकल एंटर इन मैग्नेटिक फील्ड in perpendicular direction, then it moves in circular path. ये सर्कुलर पाथ में, या यूं कहिए कि सेमी सर्कुलर पाथ में ये मूव करता है। वही बात यहां पर है। और दूसरा पॉइंट मैंने क्या बताया, जैसे कोई चार्ज पार्टिकल है और ये पॉजिटिव है और इसके सामने नेगेटिव प्लेट आ जाती है या नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाता है, तो ये उसकी तरफ अट्रैक्ट करेगा ना, और करेगा तो इसकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी और इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। व्हेन ए चार्ज पार्टिकल come across
the electric field of opposite polarity, then it gain velocity and hence kinetic energy। देखिए प्यारे बच्चों, यही दो पॉइंट हैं और यही है प्रिंसिपल ऑफ साइक्लोट्रॉन। तो अगर प्रिंसिपल पूछते हैं तो ये लिखेंगे और होता क्या है हमारा साइक्लोट्रॉन वो आपको पता चल गया। अब हम ब्रीफ में देख लेते हैं कि भाई साइक्लोट्रॉन की कंस्ट्रक्शन क्या है। सही बताना आपको, क्या आपको ये अभी तक नहीं पता चला कि साइक्लोट्रॉन क्या होता है? भाई चार्ज पार्टिकल की गति को बढ़ाने वाला डिवाइस है बस। फिर ये किन बातों पर निर्भर करता है या व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ साइक्लोट्रॉन? क्या नहीं समझ में आया क्या आपको कि जब कोई चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एंटर करता है तो सर्कुलर पाथ में रोटेट करने लग जाता है, होता ही है ये। और दूसरी बात ये है कि जब किसी चार्ज पार्टिकल के सामने अपोजिट पोलैरिटी का इलेक्ट्रिक फील्ड आता है तो उसकी तरफ अट्रैक्ट करता है, वेलोसिटी गेन करता है, काइनेटिक एनर्जी को बढ़ा लेता है, बस ये इसका प्रिंसिपल हो गया। अब ये जो कुछ देख रहे हो ना आप, इसको हम लिख लेते हैं भी इसमें क्या क्या आपको ये दिखाई दे रहा है वो इसकी कंस्ट्रक्शन है। कहां मुश्किल होने वाली बात है, कितनी आसानी से आपका ये आर्टिकल तैयार हो जाएगा। बस आप लिखते रहिए, अपने नोट्स बनाते रहिए, स्क्रीनशॉट लेते हुए, और फिर भी नोट्स नहीं बना पा रहे हैं, आपने सब्सक्राइब किया उसके जस्ट नीचे वहां पर आप डिस्क्रिप्शन में आपको इस नोट्स का लिंक भी मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड करके अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए ले लीजिए एक स्क्रीनशॉट और हम बताते हैं आपको कि इसकी कंस्ट्रक्शन क्या है, यानी कि इसमें क्या क्या चीज है। कंस्ट्रक्शन प्यारे बच्चों, अब हम देखेंगे कि इसमें होता क्या क्या है। भाई क्या क्या चीजें, कुछ नहीं, इसमें आपको मेहनत नहीं करनी, जो चीज इसमें लगी हुई है बस उनके बारे में लिख देना। आप शुरुआत कुछ इस तरह से करना, इट कंसिस्ट ऑफ, मतलब इसमें होता क्या क्या है। देखिए सबसे नंबर एक पर ये दो मेटल की डीज हैं, जैसे डी के आकार की है ना, ऐसे D1 और D2, और इन्हें एक स्मॉल गैप में रखा हुआ है, यही लिख दीजिए। इट कंसिस्ट ऑफ टू सेमी सर्कुलर, आदि होगी ना, मेटल डीज D1 and D2 play certain gap as shown। ऐसे लिखते हैं, जैसे दिखाया जा रहा है इस तरह से ये दो मेटल डीज हैं जो कुछ ही गैप में रखी हुई हैं। प्यारे बच्चों, ये जो मेटल डीज है ना, ये एक वैक्यूम चैम्बर में रखी होती हैं। आप इसको कुछ इस तरह से दिखा सकते हैं, ये देखिए, ये वैक्यूम चैम्बर है, ये सारा कुछ, ये जो मैं अब बना रहा हूं ना, ये वैक्यूम चैम्बर है। ये देखिए, ये जो रेड कलर से मैंने यहां बनाया है, ये वैक्यूम चैम्बर है, इसको हम कहते हैं वैक्यूम चैम्बर। लिख देना वैक्यूम चैम्बर। प्यारे बच्चों, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर है, जिसे हम रेडियो फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर भी कहते हैं, और ये इस गैप के अंदर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के काम आता है, यानी कि आप कह सकते हैं हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर, फ्रीक्वेंसी oscillator which is used to apply oscillating electric field within gap only। मतलब ये इस गैप के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करता है, ओसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करता है गैप के अंदर। कैसा है? ओसिलेटिंग। ये बहुत जरूरी है क्योंकि ओसिलेटर है तो ओसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड ही अप्लाई करेगा। ओसिलेटिंग का मतलब है कि वो पोलैरिटी को बदलता रहेगा। अब ये जो डीज दिखाई दे रही ना, इन डीज के अंदर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया हुआ है, वो भी परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ डीज, यानी कि इस तरह से है वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। हम बताएंगे कैसे, ये थर्ड पॉइंट रख दिया। मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड
is applied within these only, अंदर अंदर, in perpendicular direction। और यहां पर जो है एक चार्ज पार्टिकल है या सोर्स ऑफ चार्ज पार्टिकल है, उसे हम यहां रखते हैं, या तो यहां उस चार्ज पार्टिकल का सोर्स रख दो, जैसे पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल हम, या फिर उसे यहां प्रोड्यूस कर दो, एक ही बात है, वही बात मैं लिख रहा हूं। सोर्स ऑफ चार्ज पार्टिकल सेंटर ऑफ डीज, ये डीज का जो सेंटर है ना, वहां पर हम उस चार्ज पार्टिकल के सोर्स को रख देते हैं, इसकी गति को बढ़ाना है, ये हो गई। अब और क्या चीज दिखाई दे रही है, जो दिखाई दे रहा है बस वो लिखना है। ये देखिए, ये एक डिफ्लेक्टिंग प्लेट है, इनका रोल भी बताऊंगा, अभी हम जब वर्किंग करेंगे ना तब बताएंगे। ये क्या है, डिफ्लेक्टिंग प्लेट। इस डिफ्लेक्टिंग प्लेट पर हमें जो चार्ज रखना ना, वो इस चार्ज पार्टिकल से अपोजिट रखना है। ये पॉजिटिव है तो इस पर कैसा चार्ज होना चाहिए, नेगेटिव। ये डिफ्लेक्टिंग प्लेट हो गई, इसको भी लिख देते हैं। ए डिफ्लेक्टिंग प्लेट which is used to deflect out। देखिए, जब चार्ज पार्टिकल घूमता हुआ यहां पहुंचेगा तो इसको बाहर खींचने के लिए ये हमारी डिफ्लेक्टिंग प्लेट जो है ये हेल्प करेगी। और क्या दिखाई दे रहा है आपको, एक ये जो टारगेट न्यूक्लियर, ये वो। नेक्स्ट, आपको समझ में आ गया होगा कि इसकी कंस्ट्रक्शन क्या है, फिर सुन लीजिए ब्रीफ में। देयर आर टू मेटल डीज D1 and D2 which are placed at certain gap. The magnetic field is applied in perpendicular direction within the D's only. The electric field is applied between the gap of this D's. A deflecting plate is used to deflect out the charged particles from the D's. The deflecting plate have charge opposite than the charge particle. Next, source of charge particle is placed at the center of the gap of the D's. The radio frequency oscillator is used to apply the electric field within the gap only. तो ये हमारी हो गई कंस्ट्रक्शन। These D's are placed within a vacuum chamber। ये हो गई। अब एक स्क्रीनशॉट और ले लीजिए, फिर मैं बहुत इजी स्टेप में आपको इसकी वर्किंग समझाऊंगा और फिर हम उसको लिखेंगे। वर्किंग, चलिए प्यारे बच्चों, अब हम वर्किंग देख लेते हैं। सबसे पहले इंसर्ट दी पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल एट एस, यानी कि एस पर हमने चार्ज पार्टिकल को रख दिया। स्विच ऑन दी हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर, इसको ऑन कर दिया। सपोज कीजिए अब इस ऑसिलेटर ने D2 को नेगेटिव कर दिया विद रिस्पेक्ट टू D1, यानी कि D2 नेगेटिव हो गई, ये वाली साइड क्या हो गई, नेगेटिव, और ये क्या होगी, पॉजिटिव। तो क्या होगा, द चार्ज पार्टिकल मूव टुवर्ड्स दी D2, क्योंकि ये पॉजिटिव है और इस पर कैसा चार्ज है, नेगेटिव है, इस गैप के अंदर अंदर है ये। तो ये चार्ज पार्टिकल D2 की तरफ अट्रैक्ट होगा। और देखिए, जैसे ही ये चार्ज पार्टिकल इस D2 के अंदर एंटर करेगा तो वहां पहले से ही क्या है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है। और हमने आपको बताया था कि जब कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एंटर करता है तो सर्कुलर पाथ में मूव करना शुरू कर देता है, यानी कि जैसे इसके अंदर गया तो ये सर्कुलर पाथ में मूव करेगा, ये ऐसे मूव करेगा। और इसकी फ्रीक्वेंसी को इस तरह से एडजस्ट किया हुआ है कि जितने समय में ये अपना सेमी सर्कुलर पाथ पूरा करता है उतने टाइम में इसकी पोलरिटी जो है बदल जाती है। मतलब अब ये जो D नेगेटिव थी ये पॉजिटिव हो जाती है और जो पॉजिटिव थी वो क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। यानी कि जब ये यहां पहुंचा तो इसके यहां पर कैसा चार्ज आ गया, नेगेटिव आ गया। इस चार्ज पार्टिकल पर कैसा है, पॉजिटिव। तो अब ये फिर अट्रैक्ट होगा, फिर इसकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी, फिर इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी और ये तेजी से इसकी तरफ आएगा, यहां पर ऐसे आया और जैसे ही ये अंदर आया और तेजी से एंटर करेगा और फिर ये फिर अंदर फिर से मैग्नेटिक फील्ड है और ये फिर अपना सर्कल पूरा करेगा। जब ये यहां पहुंचा
तो फिर पोलैरिटी बदल गई। अब ये D1, ये जो D2 आप देख रहे हैं, ये फिर नेगेटिव हो गई है। यानी कि जब ये गैप में चक्कर काट के आया तो अपने सामने कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड पाया, अपोजिट पोलैरिटी का। तो ये फिर अट्रैक्ट करेगा, फिर स्पीड गेन करेगा और फिर एक बड़े सर्कल में मूव करेगा। और जब ये सर्कल पूरा करके फिर यहां पहुंचा तो फिर पोलैरिटी बदल गई। मतलब ये जब भी गैप में पहुंचा तो इसने अपने सामने अपोजिट पोलैरिटी का इलेक्ट्रिक फील्ड पाया और हर बार इसने वेलोसिटी गेन की, काइनेटिक एनर्जी गेन की और उसकी वजह से ये चार्ज पार्टिकल बड़े से बड़े सर्कुलर पाथ में मूव करता रहा। इस तरीके से देखिए प्यारे बच्चों, जब भी और गेन करता रहा वेलोसिटी और हर बार ऐसे ही होता रहा। ईच टाइम व्हेन इट क्रॉस द गैप इट गेन वेलोसिटी एंड काइनेटिक एनर्जी और एंड मूव्स इन प्रोग्रेसिवली इंक्रीजिंग रेडियाई। और जब ये यहां पहुंचा, जब इसने सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी गेन कर ली तो ये डिफ्लेक्टिंग प्लेट जिस पर पहले से ही आप देख रहे हैं नेगेटिव चार्ज है, इसको खींच लेती है एंड ये जो चार्ज पार्टिकल था ये सीधा इस टारगेट न्यूक्लियस से जा टकराता है और न्यूक्लियर रिएक्शन हो जाती है। इसीलिए तो ये हमारा ये काम आ रहा है। ये किस काम आ रहा है? ये इस चार्ज पार्टिकल की गति को बढ़ाने का काम करता है प्यारे बच्चों। जिस तरह से बहुत सी न्यूक्लियर रिएक्शंस होती है, इंड्यूस्ड न्यूक्लियर रिएक्शन, जिसमें हमें बहुत तेजी से आता हुआ चार्ज पार्टिकल यानी हाई एनर्जी का चार्ज पार्टिकल की जरूरत पड़ती है उन न्यूक्लियर रिएक्शन को, जो हमारी आर्टिफिशियल न्यूक्लियर रिएक्शंस हैं उन्हें करवाने के लिए। तो उसके लिए ये साइक्लोट्रॉन ही डिवाइस है। हालांकि और भी एक्सेलेरेटर हैं जो हमने आपको बताए हैं, लेकिन ये भी देख रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट डिवाइस है। तो ये वर्किंग हो गई है, आपको वर्किंग समझ में आ गई होगी। खाली समझने से तो पार पड़ेगी नहीं, हमें इसे लिखना भी पड़ेगा। इसलिए मैं यहाँ लिखता जाता हूँ, आप भी लिखते जाइए, आपके नोट्स तैयार हो जाएंगे। नोट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। और ये चीजें समझ में आ रही हैं तो प्यारे बच्चों देखिए, इतना तो आप पहले ही कर दीजिए, बाद में आप भूल जाते हैं। आप अपनी दोनों ही चैनल्स को, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उन्हें आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह के तमाम आर्टिकल फिजिक्स के हम आपको पढ़ाने वाले हैं सभी क्लासेस के, और साथ साथ में आपको मोटिवेट भी करेंगे और आपके एग्जाम की प्रिपरेशन से संबंधित लेक्चर्स भी यहाँ पर डिलीवर किए जाएंगे। इसलिए इनसे जुड़े रहिएगा। तो चलिए वर्किंग लिख लेते हैं, बिल्कुल सिंपल सिंपल स्टेप में जो हमारी समझ में आ रहा है। इंसर्ट दी पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल एट सोर्स पे इंसर्ट कर दीजिए, या जहां भी रखा है ना वहां पर उसको प्लेस कर दीजिए, इंसर्ट कर दीजिए। भाई किसी भी तरीके से चार्ज पार्टिकल को यहां पर रख दीजिए, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, और इसे स्विच ऑन कर दीजिए। स्विच ऑन दी रेडियो फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर, स्विच ऑन दी रेडियो फ्रीक्वेंसी oscillator. Let this D2 becomes negative with respect to D1 due to this high frequency oscillator. Let D2 becomes negative with respect to D1, यानी कि D2 जो है D1 के कंपेरेटिवली नेगेटिव बन गई। So the charge particle attracts towards the D2. So the charge particle attract towards the D2. When it enter in D2 in perpendicular direction, then it moves in the circular path. Inside the D's के अंदर a magnetic field exists in perpendicular direction. So the ion moves in circular path. In circular path, the frequency of oscillator is so adjusted that during the time the charge particle complete its semicircular path, the polarity get reversed.
The D which was negative becomes positive, and which was positive becomes negative. The frequency of oscillator is so adjusted that during the time the charge particle complete its semicircular path, the polarity get reversed. मतलब इस चार्ज पार्टिकल की पोलरिटी बदल जाएगी। जब ये चार्ज पार्टिकल आधा सर्कल पूरा किया तो फिर इसकी पोलरिटी बदल गई। जो डी नेगेटिव थी वो पॉजिटिव बन गई, जो पॉजिटिव थी वो नेगेटिव। अब ये जब यहां पहुंचा तो इसके सामने कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड है? नेगेटिव। तो ये फिर अट्रैक्ट करेगा, ये खींचेगा और तेजी से इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी। तो ये जब तेजी से एंटर करेगा तो बड़े सर्कल में करेगा, और फिर जब वो यहां से यहां पहुंचेगा तो फिर पोलरिटी बदल जाएगी, और फिर ये अट्रैक्ट होगा फिर बड़े सर्कल में, और इस तरह से ये मूव करता रहेगा। चार्ज पार्टिकल ईच टाइम जब वो इस गैप को क्रॉस करता है तो अपनी वेलोसिटी को गेन करता है और काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ा लेता है, और इस तरह से द चार्ज पार्टिकल मूव्स इन द सर्कुलर पाथ ऑफ इंक्रीजिंग रेडियाई एंड अल्टीमेटली इट स्ट्राइक द टारगेट न्यूक्लियाई एंड न्यूक्लियर रिएक्शन अकर्स। तो प्यारे बच्चों, अभी मैं और इसके बारे में लिखूंगा क्योंकि अभी हम यहीं तक पहुंचे हैं। आप एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम इसके बारे में थोड़ा इसी वर्किंग को आगे लिखते हैं। सो दिस चार्ज पार्टिकल जब गैप में आया तो स्पीड गेन की, काइनेटिक एनर्जी गेन की। सो द चार्ज पार्टिकल गेन velocity and hence kinetic energy each time। हर बार जब भी वो गैप में आएगा तो काइनेटिक एनर्जी और वेलोसिटी गेन करेगा each time while crossing the gap and gain and move in circular path of progressively increasing radius जैसे जैसे ये हर बार स्पीड गेन करेगा जब भी गैप में आएगा, और इंक्रीजिंग रेडियाई में मूव करता रहेगा, एंड अल्टीमेटली when it gain the sufficient kinetic energy it comes out with the help of the deflecting plate and strike the target nuclei and comes out with the help of deflecting plate and strike the target nucleus and nuclear reaction occurs। with। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से हमारी ये वर्किंग भी पूरी हो गई। और प्यारे बच्चों, अब हम देखेंगे कि भाई इसकी जो थ्योरी क्या है उसे भी हम डिस्कस कर लेते हैं। प्यारे बच्चों, अब हम थ्योरी करते हैं। इसका पीछे जो अभी तक पढ़े ना उसका मैथमेटिक्स कर लेते हैं, वही तो थ्योरी होती है। तो हम ये क्या लिख रहे हैं, देखिए मान लेते हैं कि भाई Q क्या है? Q इज द चार्ज ऑन दिस पार्टिकल, जो है ना फाउंडेशन, पहले वो लिख लेते हैं। ये है क्या क्या, ये क्या है? चार्ज ऑन आयन या चार्ज ऑन द पार्टिकल, जो भी है वो लिख दिया। और ये B क्या है?
ये मैग्नेटिक फील्ड है विच इज अप्लाइड परपेंडिकुलर डायरेक्शन इनसाइड द डीज ओनली। ये क्या है? मैग्नेटिक फील्ड within these only in perpendicular direction। ये बात भी आपको समझ और लिख लेता हूं मैं। देखिए m क्या है? ये इस चार्ज पार्टिकल का मास है, मास ऑफ आयन या मास ऑफ द चार्ज पार्टिकल। v क्या है? v वेलोसिटी है। कब? जब चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है। हम ये तो देख रहे हैं कि हर बार जब चार्ज पार्टिकल इस गैप को क्रॉस करता है तो रेडियस बढ़ जाता है। हम ये मान लेते हैं कि जब रेडियस r था उस समय उसकी वेलोसिटी v है। v क्या है? वेलोसिटी ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल इन सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r। ये देखिए, ये बात भी आपको समझ में आ गई। अच्छा मुझे एक बात बताओ कि यहां पर B मैग्नेटिक फील्ड है और जब कोई चार्ज पार्टिकल Q उसमें एंटर कर रहा है v वेलोसिटी से, तो बता सकते हैं उस पर कितना फोर्स एक्ट कर रहा है? जरा याद कीजिए, अपनी पीछे की क्लासेस में हमने आपको ये पढ़ाया हुआ है, पीछे के लेक्चर्स आप देख सकते हैं। फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज पार्टिकल ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड कितना है, वो बात मैं लिख रहा हूं। फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज्ड पार्टिकल ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन। यह भी लिखना जरूरी है। बताओ बेटे, लिख लो और जिसको समझ में आ गया है वो कमेंट्स भी करें। ये हो जाएगा FM एंड इट इज इक्वल टू, आप जानते हैं, BQV परपेंडिकुलर। ये होता है ना Q इंटू V क्रॉस V। जब हमने लोरेंट्स फोर्स वगैरह जब पढ़ाया था उस समय ये बातें बताई थी आपको। ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई। अच्छा, कोई भी चार्ज पार्टिकल या कोई भी चीज सर्कुलर पाथ में तब तक मूव नहीं कर सकता जब तक कि उस पर कोई सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट ना करे, क्योंकि वही तो सर्कल में उसकी डायरेक्शन को चेंज करने का काम करता है। बिना सेंट्रीपिटल फोर्स के तो कोई भी चार्ज पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मूव कर ही नहीं सकता। तो मैं वो भी लिख लेता हूं कि भाई इसमें सेंट्रीपिटल फोर्स कितना है। सेंट्रीपिटल फोर्स बता सकते हैं ये फोर्स कितना है। इट इज इक्वल टू, ये फार्मूला भी आपको पता है, mv² अपॉन r। अब कहिए सर यहां पर कौन फोर्स लगा रहा है, कौन इसको धक्का दे रहा है, खींच रहा है? कोई नहीं। जिस तरह से पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर काट रही है सर्कुलर पाथ में, तो उसे सेंट्रीपिटल फोर्स कौन दे रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स। सन और अर्थ के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वही तो सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर रहा है। तो यहां पर कौन सेंट्रीपिटल फोर्स दे रहा है? यही फोर्स जो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से एक्ट कर रहा है। द फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज पार्टिकल ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स टू द आयन। सो यही फोर्स, ये फोर्स दोनों एक ही हैं, क्योंकि यही फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। इसलिए हम इन दोनों इक्वेशंस को इक्वेट कर लेते हैं। इक्वेशन 1 इज इक्वल टू इक्वेशन 2, क्योंकि दोनों का लेफ्ट साइड बराबर है और हम कहेंगे mv² अपॉन r इट इज इक्वल टू BQV। और आप ले लीजिए एक ब्रेक का मतलब ये है स्क्रीनशॉट, और फिर हम इसको आगे आपको इस एक v से ये v कैंसिल होगी, तो हम यहां से v निकाल लेते हैं। ये v कितनी आ जाएगी जरा देखना। इस v को एक तरफ रख लिया, बाकी सब ये इधर ले जाते हैं। जैसे इधर b है, ये q भी है, ये जो नीचे स्मॉल r था ये भी ऊपर चला गया, और ये जो m था इसको हम राइट साइड में ले लेते हैं और ये m हो गया। ये वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल है, ये देखिए, इसको इक्वेशन नंबर 3 कह देते हैं। दिस इक्वेशन गिव द वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल इन सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r। अब देखिए जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ रही है r बढ़ रहा है, या ये r बढ़ रही है तो वेलोसिटी बढ़ रही है ना। जैसे जैसे देखो, जब इस वाली वेलोसिटी में जाएगी
तो आर बढ़ गया तो वेलोसिटी भी बढ़ गई। वही सर्कल का मान लो जैसे ये रेडियस है, यहां से यहां तक आने में कितना टाइम लिया मुझे वो बता दो। आधा सर्कल पूरा करने में जिसका रेडियस आर है कितना टाइम लेगा? टाइम टेकन टू कवर या टू ट्रेवल द सेमी सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर। ये कितना हो जाएगी? ये देखिए प्यारे बच्चों, यहां पर टी टाइम तो हमें पता ही है भाई, दूरी बटा वेलोसिटी या स्पीड होती है, तो दूरी कितनी होगी आधा सर्कल का 2 पाई आर, तो कंप्लीट सर्कल की जो सर्कमफ्रेंस होता है ना, तो आधे का कितना हो जाएगा पाई आर और डिवाइडेड बाई वी। एंड पुट दिस वैल्यू ऑफ वी फ्रॉम दिस इक्वेशन नंबर 3, वी गेट हियर द टी इज इक्वल टू पाई आर डिवाइडेड बाई वी। वी की वैल्यू यहां से रखेंगे बी क्यू आर और ऊपर चला जाएगा एम, आर से आर यहां भी कैंसिल हो गया है और इस तरीके से हमारे पास आ गया है टी इजकल टू पाई एम अपॉन बी क्यू। तो दिस इक्वेशन गिव दी टाइम टेकन बाय द चार्ज पार्टिकल टू डिस्क्राइब दी सेमी सर्कुलर पाथ। वो चीज आपने देख ली। अब इस आपने से एक पॉइंट नोट किया कि ये जो टाइम है सेमी सर्कुलर पाथ कंप्लीट करने का, वो रेडियस पर डिपेंड नहीं कर रहा। इसका सीधा मतलब ये निकलता है कि भाई चाहे ये वाला सर्कल हो और चाहे ये वाला सर्कल हो, टाइम सेम है भाई, बराबर। चाहे आप इसे घर के चारों तरफ चक्कर लगा दें, चाहे शहर के चारों तरफ चक्कर लगा दें, टाइम बराबर लेना है। क्या ये संभव है? आप कहेंगे सर संभव तो है। कैसे? कि जब शहर के चारों तरफ चक्कर लगाएंगे तो हमें अपनी स्पीड को बढ़ाना होगा, हमें तेज दौड़ना होगा उतने ही टाइम में अपना सर्कल पूरा करने के लिए। ठीक वहां पर भी यही बात कर रहे हैं, क्योंकि ये टाइम रेडियस पे डिपेंड नहीं कर रहा। इसका मतलब इट इज पॉसिबल ओनली इफ द चार्ज पार्टिकल गेन इट्स वेलोसिटी एंड हेंस काइनेटिक एनर्जी ऑफ इंक्रीजिंग रेडियस। जैसे जैसे रेडियस बढ़ेगा तो फिर इसको अपनी स्पीड को भी बढ़ाना होगा, और स्पीड बढ़ेगी तो काइनेटिक एनर्जी तो बढ़ेगी ही। यानी कि हम यही लिखेंगे, वी नोट दैट इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ रेडियस। ये रेडियस पर डिपेंड नहीं कर रहा। इट मींस, इसका मतलब क्या निकला? द चार्ज पार्टिकल complete circle, semi circle of each radius in same time। भाई रेडियस पे तो डिपेंड ही नहीं कर रहा, तो चाहे कोई भी रेडियस हो टाइम बराबर लेगा। इट इज पॉसिबल ओनली if the charge particle gain velocity while moving in circular path of increasing radius। तो चार्ज पार्टिकल को अपनी गति को बढ़ाना ही होगा जब वो बड़े सर्कल में मूव करेगा। इट इज पॉसिबल ओनली इफ द चार्ज पार्टिकल गेन वेलोसिटी। आप एक और स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आपको थोड़ा और आगे समझाते हैं। टाइम पीरियड ऑफ आयन। भाई आयन मूव कर रहा है सर्कल में, और आप जानते हैं टाइम पीरियड क्या होता है। जैसे मान लो कोई चीज ऐसे घूम रही है, तो एक चक्कर पूरा करने में जितना समय लगता है वो टाइम पीरियड कहलाता है। टाइम टेकन टू डिस्क्राइब दिस कंप्लीट सर्कल इसका टाइम पीरियड। अब अच्छा देखिए, अब हमने क्या पढ़ लिया कि यहां से यहां तक का जो सेमी सर्कुलर पाथ है ना, वो तो हमने पढ़ लिया। इतना आधा सर्कल पूरा करने में कितना टाइम ले रहा है, इतना ले रहा है। तो फिर बता सकते हैं पूरा चक्कर
करने में कितना टाइम ले भाई, इससे डबल लेगा और क्या है, अगर उतना ही, हालांकि यहां तो रेडियस बढ़ जाता है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि अगर ये रेडियस उतना ही रहता तो ये कितना टाइम लेता इस सर्कल को पूरा करने में, और वो होता टाइम पीरियड, यानी कि t इज इक्वल टू 2 टाइम ऑफ द t, इससे डबल होता है ना, तो फिर यहां से टाइम पीरियड का फार्मूला हमारे पास आ जाएगा t इक्वल टू 2 पाई m बाई बी क्यू। ये हो गया हमारा टाइम पीरियड का फार्मूला। इसको हम यूज करते हैं क्योंकि आगे चल के इनकी हमें जरूरत पड़ेगी, ये बात हमें पता चल गई। अच्छा, फ्रीक्वेंसी क्या होती है प्यारे बच्चों? फ्रीक्वेंसी होती है कि यूनिट टाइम में कितने रोटेशन पूरे होते हैं। टी सेकंड में एक रोटेशन पूरा होता है, तो यूनिट टाइम में कितने रोटेशन पूरे होते हैं? देखिए, इन टी सेकंड्स कितने रोटेशन पूरे हुए? 1। एक सेकंड में कितना रोटेशन पूरा होगा? 1/t। तो ये जो एक सेकंड में जितने रोटेशन पूरे होते हैं वो फ्रीक्वेंसी ऑफ द रोटेशन ऑफ आयन कहलाएगी। यानी कि मैं ये लिख सकता हूं यहां पर कि फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन ऑफ आयन। समझ गए ना मैं जो बात बताई भाई? टी सेकंड में कितने रोटेशन पूरे हुए? एक। तो फिर एक सेकंड में कम होंगे ना, तो 1/t। और ये भी हम जानते हैं कि जो फ्रीक्वेंसी होती है वो रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड के बराबर होती है, और टाइम पीरियड का फार्मूला हमें पहले से ही पता है, तो फ्रीक्वेंसी का भी हम पता कर लेंगे, इससे उल्टा कर दीजिए, BQ/2πm, ये इतनी हर्ट्ज है, ये फ्रीक्वेंसी का फार्मूला आ गया। देखो, इसका जस्ट हमने उल्टा कर दिया, 1/t होती है ना इसलिए, और ये इतने सेकंड, ये हमारा सेकंड्स में टाइम पीरियड, ये चीज हमने यहां पर बता दी। अच्छा प्यारे बच्चों, इसमें एक क्वेश्चन आपसे और बीच में ऐड करवा सकते हैं, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी किसी साइक्लोट्रॉन में कोई चार्ज पार्टिकल कितनी गेन कर सकता है, उसका एक्सप्रेशन जो है निकालिए कि व्हाट इज दी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, या व्हेन द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी चार्ज पार्टिकल गेन इन ए साइक्लोट्रॉन। आप खुद ही बताइए, आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं उसके बारे में आपको यहां से बताऊं। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ आयन कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी हो सकती है, आप खुद ही बताओ प्यारे बच्चों कि काइनेटिक एनर्जी कब मैक्सिमम होगी? जब उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। और ये वेलोसिटी कब मैक्सिमम होगी? यहां से देखिए, बाकी सब तो कांस्टेंट है, जब r मैक्सिमम होगा, यानी कि जब चार्ज पार्टिकल की सर्कुलर पाथ का रेडियस ज्यादा होगा, मैक्सिमम होगा, तो वेलोसिटी ज्यादा होगी और वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, और जो वेलोसिटी मैक्सिमम होगी तो ही तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी, क्योंकि हम जानते हैं ना काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होती है? 12 mv²। वही तो हम यहां कहना चाहते हैं कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ आयन विल बी मैक्सिमम इफ r इज मैक्सिमम। आर का मतलब है कि जो सर्कुलर पाथ है उसका रेडियस मैक्सिमम कितना हो सकता है प्यारे बच्चों? मैक्सिमम रेडियस देखिए, ये इतना बढ़ गया, फिर ये बढ़ गया, फिर ये बढ़ गया, ज्यादा से ज्यादा ये चार्ज पार्टिकल यहां से ऐसे आ सकता है, इससे बाहर तो भाई वो जाने से रहा नहीं। तो जो मैक्सिमम रेडियस कितना हो सकता है? डीज के रेडियस के बराबर। सर्कुलर पाथ का रेडियस मैक्सिमम रेडियस ऑफ डी के बराबर हो सकता है मैक्सिमम। इट इज इक्वल टू, मैक्सिमम रेडियस कब होगा? रेडियस ऑफ डीज। इसका मतलब यह है कि आर मैक्सिमम कितना हो सकता है? आर रेडियस ऑफ द डी, ये है बस। अब तो हमें कोई प्रॉब्लम रहने वाली है नहीं। अब मुझे बताइए मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वो फार्मूला मैं अब आपको बताता हूं। ये होता है हमारा 1/2 mv मैक्सिमम का स्क्वायर। अब ये v हमें यहां पता ही है, v मैक्सिमम कब होगी वो भी अब आपको पता है, 1/2
कहोगे सर हमें कैसे पता? पता तो है, मैंने क्या कहा था, जब इस आर की जगह ये कैपिटल आर, कैपिटल क्या आर क्या है, इस डी की रेडियस, क्योंकि मैक्सिमम सर्कल का जो रेडियस है वो डी के रेडियस के बराबर ही हो सकता है, तो ये हो जाएगा वी मैक्सिमम का वी मैक्सिमम यहां से लिख दीजिए कैसे, बी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, ये देखिए, और आर स्क्वायर, और नीचे क्या लिख देंगे, एम स्क्वायर। ये मैंने किसके स्थान पर लिख दिया, वी मैक्सिमम के स्थान पर। जब ये आर हमारे रेडियस ऑफ डीज के बराबर हो जाएगा तो ये हो जाएगा, इस एक एम से ये एम, अगर आपसे सवाल यही पूछा जाता है कि फाइंड आउट द एक्सप्रेशन ऑफ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी गेन बाय द आयन इन ए साइक्लोट्रॉन, तो फिर यहां तक आपने, ये तो इसकी सारी अच्छी अच्छी बातें प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दी कि ये होता क्या है, प्रिंसिपल क्या है, कंस्ट्रक्शन क्या है, वर्किंग क्या है, थ्योरी क्या है, लेकिन क्या इसकी कुछ कमियां हैं, ड्रॉबैक्स हैं, लिमिटेशंस हैं, तो वो कौन सी हैं? साइक्लोट्रॉन के मामले में लिमिटेशंस भी बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती हैं कि व्हाट आर दी लिमिटेशंस ऑफ द साइक्लोट्रॉन, इसकी कमियां क्या हैं, एंड हाउ दीज लिमिटेशंस कैन बी ओवरकम, इन्हें हम दूर कैसे कर सकते हैं, वो बातें मैं बताऊंगा। लेकिन उसके लिए आप एक तो ले लीजिए स्क्रीनशॉट, और दूसरा अगर आप यहां तक आए हैं तो जाहिर है कि आर्टिकल आपको समझ में आ रहा है, और ऐसे ही तमाम आर्टिकल्स हम आपको समझाते हैं, पढ़ाते हैं। इसलिए इन दोनों चैनल्स जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में है उनसे लेकर के आप इसको जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकॉन प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर के लिए आपके पास नोटिफिकेशन तभी पहुंचेगा। और दूसरी एक और बात, कमेंट्स भी कर दीजिएगा कि आप कहां से बिलोंग करते हैं, क्या हैं, कैसा आपको ये लग रहा है, क्या आप और चाहते हैं, और साथ में लाइक भी कर दें और अपने दूसरे जो साथी हैं उनको शेयर कर दीजिए। बस तो चलिए एक स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, नोट्स बना लीजिए, नोट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। हम इसकी लिमिटेशंस स्टडी करेंगे और ये भी देखेंगे उन्हें हम कैसे दूर कर सकते हैं। लिमिटेशंस ऑफ साइक्लोट्रॉन। अब प्यारे बच्चों हमें क्वेश्चन पता है, क्वेश्चन यही पूछ सकते हैं अलग से 2 या 3 नंबर में कि व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ द साइक्लोट्रॉन एंड हाउ दे कैन बी ओवरकम। तो 1 बाय 1 करके हम उन लिमिटेशंस को डिस्कस करेंगे। सबसे पहली लिमिटेशन देखिए जो मेजर है वो देखिए, ये है टाइम पीरियड ऑफ द चार्ज पार्टिकल इन सर्कुलर पाथ। और हम देख रहे हैं यहां कहीं रेडियस नहीं आ रहा, और हमने आपको बताया था कि चार्ज पार्टिकल हर सर्कल को चाहे वो कोई भी रेडियस हो बराबर टाइम लेता है, यानी कि उसका जो टाइम पीरियड है वो कांस्टेंट है, यह हम मान के चले थे, और इसी पर हमने ये सारी थ्योरी समझाई थी। लेकिन यही हम गलती कर रहे हैं। हम जानते हैं जैसे जैसे चार्ज पार्टिकल की गति बढ़ती है तो उसका मास भी इंक्रीज करता है, और जब मास इंक्रीज करेगा तो टाइम पीरियड भी बढ़ेगा, और जब टाइम पीरियड बढ़ेगा इसका मतलब है कि वो उस आधे सर्कल को पूरा करने में ज्यादा समय ले रहा है, और जब वो ज्यादा समय लेगा तो देखिए क्या होगा, वो देखो कि चार्ज पार्टिकल आया और यहां आ गया, ठीक है, और यहीं पहुंचा था कि पोलैरिटी बदल गई। पोलैरिटी कब बदलनी चाहिए, जब चार्ज पार्टिकल गैप में पहुंच जाए, लेकिन जब टाइम ज्यादा लेगा कोई चार्ज पार्टिकल तो वो यहीं पहुंचा था, पोलैरिटी बदल गई। अगली बार वो यहीं पहुंचा था, पोलैरिटी बदल गई, इससे वो आउट ऑफ फेज हो गया, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड और उस चार्ज पार्टिकल की कोऑर्डिनेशन नहीं हो पा रही, वो एक ही साथ गैप में नहीं आ रहे जब पोलैरिटी बदल रही है, और इससे एनर्जी का वेस्टेज हो रहा है। जो उसको एक पुल मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाता है। साइक्लोट्रॉन बहुत देर तक चलता है लेकिन काइनेटिक एनर्जी वो गेन नहीं कर पाता। ये सबसे बड़ी मेजर प्रॉब्लम आती है, और ये लिमिटेशंस भी है कि द टाइम पीरियड इंक्रीजेस with increasing velocity। देखिए the time period is taken constant, actually it is not constant, but because it increases with increasing the velocity, because
द मास इंक्रीज, ये जो मास है ना ये बढ़ता है, मास इंक्रीजिंग। हमने आमतौर पर मास को कांस्टेंट लेके चलते हैं, लेकिन जब कोई बॉडी, कोई पार्टिकल कंपेरेबल टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट मूव करता है, यानी कि बहुत ज्यादा वेलोसिटी हो जाती है, तो उसका मास बढ़ जाता है। एज द रिलेशन गिवन बाय द आइंस्टाइन, यानी कि m इज इक्वल टू m नॉट अपॉन 1 माइनस v स्क्वायर बाई c स्क्वायर, वेयर m नॉट क्या है? रेस्ट मास ऑफ द आयन, द पार्टिकल रेस्ट में होता है। v क्या है? वेलोसिटी ऑफ द आयन, and this m is the mass when it moves with velocity v and c is the velocity of light। ये इसका मतलब ये हुआ t, अब टाइम पीरियड कितना हो जाएगा ये बताइए। नाउ द टाइम पीरियड बिकम्स t इज इक्वल टू 2 पाई m नोट। देखिए इस m के स्थान पर मैं ये लिख रहा हूं डिवाइडेड बाई बी क्यू और इंटू 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। अब मेरी बात समझ में आई आपको कि टाइम पीरियड इंक्रीजेज विद इंक्रीजिंग दी वेलोसिटी बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग एज, जैसा कि आप देख रहे हैं। अब इस पर जरा नजर डाल लीजिए, यहां सारी कहानी अब आपको समझ में आ जाएगी कि भाई जब चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा था तो जैसे जैसे उसकी वेलोसिटी बढ़ने लगी तो हुआ ये कि उसका मास इंक्रीज हो गया इस रिलेशन के मुताबिक, और मास बढ़ने से टाइम पीरियड बढ़ गया। इट मींस चार्ज पार्टिकल ज्यादा समय लेने लगा उतना ही सर्कल पूरा करने में, एंड पोलैरिटी गेट रिवर्स बिफोर द चार्ज पार्टिकल कम इन द गैप। चार्ज पार्टिकल के गैप में आने से पहले ही पोलैरिटी बदल गई, अगली बार फिर वो यहीं पहुंचा फिर पोलैरिटी बदल, मतलब ये सेम फेस में नहीं रह पाए। नतीजा क्या हुआ? इट लॉस्ट द एनर्जी। वही चीज हम यहां लिख रहे हैं, ये देखिए एज सो, यहां पर यही लिखेंगे द चार्ज पार्टिकल द आयन टेक, इसकी वजह से क्या हो रहा? longer time to describe the circular path of increasing radius, and it become out of phase. The polarity get reversed before the charge particle come in the gap. Polarity get reversed before the ion। जब ये चार्ज पार्टिकल यहां पहुंचता तब ये खींचता इसको, ये यही था, पोलैरिटी बदल गई। बताओ इससे क्या हुआ? इससे साइक्लोट्रॉन तो चल रहा है, एनर्जी तो लग रही है, लेकिन वो जो गेन मिलना चाहिए था वो नहीं मिलता। अब प्यारे बच्चों आप सोच रहे होंगे कि सर इसकी कोई, इस कमी को हम दूर कैसे करें, क्या कोई रास्ता है? बिल्कुल है प्यारे बच्चों, दो रास्ते बताऊंगा, एक नहीं। यानी कि ये जो लिमिटेशन है ये दो तरीके से दूर हो सकती है। दिस लिमिटेशन जो अभी अभी मैंने बताई है, लिमिटेशन कैन बी ओवरकम इन 2 ways। मेरे बच्चों इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे मैं क्लास शुरू की, आप लेट आए क्योंकि टाइम ज्यादा लेने लगे ना रास्ते में, आप अभी रास्ते में पहुंचे थे, हमने क्लास शुरू कर दी। नेक्स्ट टाइम आप फिर नहीं पहुंचे तो इससे क्या होगा? आप आ तो रहे, चक्कर तो काट रहे, लेकिन आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप बस ऐसे ही चक्कर काटते चले जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन कुछ गेन नहीं कर पा रहे हैं। जैसे कई बच्चे स्किप कर करके आगे बढ़ते बढ़ते क्या कर रहे हैं, बस जल्दी जल्दी देख लिया, एक बार देखा, 2 बार देखा, कई बार देखा, लेकिन उनको बहुत कुछ समझ में आ नहीं रहा है, उनकी एनर्जी ही वेस्ट हो रही है। पहला ये प्रॉब्लम है, तो इसको हम दूर कैसे करें? तो पहला तरीका तो यही है कि मैं आप पर फोर्स डालूं, मैं कहूं भाई नहीं, टाइम पर आया करो, क्लासेस के अंदर है ना, ये सारे जो आप बैठे हुए हैं ये टाइम पे पहुंचो, ताकि जैसे ही आप पहुंचे हम क्लास शुरू कर सके। तो पहली समस्या कैसे दूर? पहला तरीका क्या है? ये देखिए प्यारे बच्चों, पहला तरीका कि ये जो बी है ना, जो मैग्नेटिक फील्ड है, उसे हम फिक्स नहीं रख करके बल्कि उसे बढ़ा दें। देखिए जितना ये फैक्टर कम हो रहा है, वेलोसिटी बढ़ने से क्या हो रहा है कि ये फैक्टर घट रहा है,
ये फैक्टर क्या हो रहा है, एक में से ज्यादा घट रहा है तो कम बचेगा, ये फैक्टर घट रहा है, उतना हम बी बढ़ा दें। जब बी बढ़ जाएगा तो नीचे का जो डिनोमिनेटर है वो उतना ही रहेगा, तो टाइम पीरियड कांस्टेंट हो जाएगा। यानी कि पहला तरीका यही है कि बाय इंक्रीजिंग द मैग्नेटिक फील्ड इन अकॉर्डेंस विद द डिक्रीज इन दिस फैक्टर 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। पहला यही है, पहला तरीका यही है, बाय इंक्रीजिंग द मैग्नेटिक फील्ड B show that such that B into 1 minus V square by C square ये कांस्टेंट रहे। इसका मतलब समझ रहे हो कि भाई ये फैक्टर डिक्रीज हुआ, उतना हमने B बढ़ा दिया तो प्रोडक्ट तो उतना ही रहा। ये चीज जब उतनी ही रहेगी तो टाइम पीरियड रिमेन कांस्टेंट। यानी हमने B को चेंज करना शुरू कर दिया, वेरी करना शुरू कर दिया, ताकि जो डिनोमिनेटर है वो सेम रहे, और जब टाइम पीरियड कांस्टेंट रहेगा तो वो उतने ही टाइम पे पहुंच जाएगा। इस तरह का कोई जो साइक्लोट्रॉन होता है उसे हम फील्ड मॉड्यूलेटेड साइक्लोट्रॉन किया, कि आप तो नहीं बदले लेकिन हमने सिचुएशन को बदल दिया, ताकि जब आप यहां आए तो ही जो है क्लासेस के हिसाब किताब बने तो आपको वो कुछ ज्यादा समझ में आएगा। सच साइक्लोट्रॉन इज कॉल्ड field modulated cyclotron, field modulating cyclotron, इसे हम फील्ड मॉड्यूलेटेड से। आप कहोगे सर ठीक है, यह एक बात तो हमारी समझ में आ गई, और दूसरी कौन सी बात है? दूसरी भी है प्यारे बच्चों, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आप पहुंचे नहीं, अब मैं क्या करूं? अब मैंने क्या किया, मैंने अपना तरीका, मैंने अपने आप को बदल लिया कि भाई जब तुम पहुंचोगे ना तभी मैं पढ़ाना शुरू करूंगा। तो जब चार्ज पार्टिकल यहां आ जाए तभी पोलरिटी बदले तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो वो क्या करे कि मैं अपनी फ्रीक्वेंसी को कम कर दे, यानी ये जो हमारा हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर ना, इसकी फ्रीक्वेंसी को कम कर दें। जितना हमारा ये आप देख रहे हैं कि ये वाला फैक्टर घट रहा है, उतना हम फ्रीक्वेंसी को भी घटा दें, ताकि जब चार्ज पार्टिकल गैप में पहुंचे उसी समय फ्रीक्वेंसी चेंज हो। तो उस साइक्लोट्रॉन को हम कहेंगे फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड साइक्लोट्रॉन। यानी कि दूसरा तरीका यही है, फ्रीक्वेंसी in accordance the decrease in 1 minus v square by c square. Such cyclotron is called frequency modulated cyclotron. आई प्यारे बच्चों समझ में? भाई या तो इस बी को बढ़ा दो जितनी ये घट रहा है तो टाइम पीरियड कांस्टेंट रहेगा, या फिर फ्रीक्वेंसी को ही घटा दो ताकि जब चार्ज पार्टिकल यहां पहुंचे उसी समय पोलरिटी बदले और टाइम पीरियड हमारा उतना ही रहे और कोई एनर्जी का लॉस ना हो। आगे होगी बात। अभी और लिमिटेशंस है, हम उसकी भी बात करेंगे, उन पर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप तो बस एक स्क्रीनशॉट लीजिए, चैनल को नीचे सब्सक्राइब कर लीजिए और मैं फिर आपको आगे समझाता हूं। मेरे बच्चों एक और लिमिटेशन है, ये जो हमारा साइक्लोट्रॉन है ना, ये हैवी पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करने काम आता है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, अल्फा पार्टिकल, ये मतलब ना। लेकिन ये हल्के चार्ज पार्टिकल जैसे इलेक्ट्रॉन्स है ना, उनको ये एक्सेलरेट नहीं कर सकता, ये कमी है। और सवाल आपसे पूछा भी जा सकता है, कैन इलेक्ट्रॉन बी एक्सेलरेटेड बाय दिस साइक्लोट्रॉन? आप कहेंगे नहीं, लेकिन नहीं से काम चलने वाला नहीं है, वो रीजन पूछेंगे इसका। तो वो क्या कारण है वो भी लिखते हैं, नेक्स्ट यही मैं लिख रहा हूं। लाइट चार्ज पार्टिकल्स सच एज इलेक्ट्रॉन कैन नॉट बी एक्सेलरेटेड बाय साइक्लोट्रॉन। आप कहेंगे कि सर क्यों नहीं,
रीजन क्या है वो मैं आपको समझाता हूं। देखिए प्यारे बच्चों, ये हमारा साइक्लोट्रॉन है, ये देखिए, ये साइक्लोन, बेसिक बात लगे, और ये है इलेक्ट्रॉन। आपको समझाते हैं कि भाई ये इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं एक्सेलरेट कर पाते। इसको आप कुछ इस तरह से समझिए, कई बच्चे जैसे क्लास में आए हैं और वो एक दो बार आकर के और क्लास छोड़ देते हैं और फिर कहते हैं सर हमारी तो है ना समझ में ही नहीं आया, आएंगे कैसे। देखिए, जो बच्चे जितनी बार आकर के जाते हैं उतनी ही बार वो ज्यादा कुछ सीख के जाते हैं। एक दिन में कुछ नहीं हो सकता, थोड़ी देर में कुछ नहीं हो सकता। जितनी बार आप यहाँ क्लासरूम में आओगे ना उतने ही आप ज्यादा सीखेंगे। लेकिन अगर आप एक या दो बार आकर के भाग जाओ, आओ ही ना, तो फिर आप उतना नहीं सीख पाएंगे जितना कि वो लोग सीखते हैं जो बार बार चक्कर काट रहे हैं। तो जो हैवी चार्ज पार्टिकल होते हैं ना प्यारे बच्चों, वो बहुत बार इन गैप को क्रॉस करते हैं और नतीजा हर बार वो वेलोसिटी और काइनेटिक एनर्जी को गेन करते हैं। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, वो क्या करता है, वो एक दो और बाहर चला जाता है। यानी कि शुरू में ही क्योंकि उसका मास कम होता है तो वो जल्दी से बाहर चला जाता है, कुछ राउंड ही ले पाता है, ज्यादा राउंड नहीं ले पाता है और उतनी सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी गेन नहीं कर पाता। और इसलिए हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन के नॉट बी एक्सेलरेटेड बाय द साइक्लोट्रॉन बिकॉज ऑफ स्मॉल मास, बिकॉज इट कम्स आउट बिफोर गेनिंग द सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी। एक तो प्यारे बच्चों ये बात हुई। एक और पॉइंट भी है यहाँ पे, इसका तो आंसर आप लिख ही देंगे अगर आपसे सवाल पूछते हैं कि व्हाई द इलेक्ट्रॉन कैन नॉट बी एक्सेलरेटेड बाय द साइक्लोट्रॉन, या आपसे सवाल पूछा जा सकता है कैन इलेक्ट्रॉन बी एक्सेलरेटेड बाय द साइक्लोट्रॉन, तो आप कहेंगे नो, इलेक्ट्रॉन्स कैन नॉट बी एक्सेलरेटेड बाय द साइक्लोट्रॉन बिकॉज इट कम्स आउट बिफोर गेनिंग द सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू इट्स स्मॉल मास। ये बात हो गई। अब बात करते हैं क्या न्यूट्रल पार्टिकल को एक्सेलरेट किया जा सकता है। न्यूट्रल मतलब जिसपे कोई चार्ज ही ना हो, न्यूट्रल पार्टिकल वो तो बिल्कुल एक्सेलरेट नहीं कर सकते। न्यूट्रल पार्टिकल के नोट भी, जैसे न्यूट्रॉन है, क्योंकि जब चार्ज होगा तो ही इधर अट्रैक्ट होगा ना, जब उसमें चार्ज ही नहीं है तो फिर वो एक्सेलरेट भी नहीं करवाया जा सकता। कैन नॉट बी एक्सेलरेटेड बाय साइक्लोट्रॉन। प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रॉन को कैसे एक्सेलरेट करेंगे वो अभी हम नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर रहेगा बीटाट्रॉन, उसमें हम बताएंगे कि इलेक्ट्रॉन को हम कैसे एक्सेलरेट कर सकते हैं। तो आज आपको सही सही बताना कि आपको आज का लेक्चर कैसा लगा। क्या आप इस तरह से लिख के आएंगे, जो मैंने यहाँ लिखा है उसी तरीके से आपने नोट्स बनाए हैं, आपने समझा है। अगर इस तरह से आप लिखेंगे तो आपको फुल स्कोर करेंगे, पूरे मार्क्स आप ले पाएंगे, क्योंकि दूसरों से हट कर दूसरों से अच्छा आप लिख पाएंगे। तो प्यारे बच्चों, ये अगर ये समझ में आया है तो अब मैं आपसे चाहता हूं, एक पॉइंट बहुत जरूरी है, वो ये कि ये लग रहा है अच्छा तो शेयर कर दीजिए, नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिए। और अगर आपके मन में कुछ विचार आ रहे हैं तो आप कमेंट्स कर दीजिए और ये भी मुझे बता दीजिए आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और किस तरह से आपको ये लेक्चर लगते हैं, क्या आपके सजेशंस हैं। ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपकी तरफ से। तो प्यारे बच्चों, मिलते हैं हम एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल के साथ नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आप अपनी सेहत का ध्यान रखते हुए इसी तरीके से मन लगाकर पढ़ते हुए आगे बढ़ते रहिए, अपने लक्ष्य, अपने टारगेट को और पास उसके जाते रहिए, और एक दिन अपने उस लक्ष्य को जो आपने सोचा हुआ है उसको आप अचीव कर ले। इसी एम्बिशंस के साथ, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आप सभी स्टूडेंट्स का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। थैंक यू वेरी मच।